जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों बैठ यार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है काफ़ी जल्द होने वाला है। तो मेरे प्यारे जितने भी साथी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सारे साथी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा साथियों। क्योंकि हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। साथियों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने में। आप लोग भी साथ साथ में जवाब देते चले फटाफट। देखिए क्या है कि विद्युत धारा की दिशा निर्धारित होती है। बताइए विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाह से होती है, या फिर धनावेश की गति से होती है, या फिर साथियों न्यूट्रॉन प्रवाह से होती है, या फिर बल से होती है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा निर्धारित होती है। तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ से साथियों कि इलेक्ट्रॉन जो धारा की दिशा होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा की दिशा निर्धारित कौन करती है? तो आपका धनावेश की गति करती है। कौन साथियों? धनावेश की गति से विद्युत धारा की दिशा निर्धारित होती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट। ये रहा साथियों दूसरा प्रश्न आपके सामने में। क्या है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? बताइए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है साथियों ये किस में बदलती है? क्या विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदलती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा में? साथियों जवाब दीजिए कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो आप सबको पता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से ना एक और सवाल पूछता है, मोटर के जगह में कभी कभी जनित्र भी पूछता है साथियों कि विद्युत जनित्र जो है वो क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है साथियों? आपका विद्युत जनित्र करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी जो काम मोटर करता है उसका जस्ट उल्टा कौन करता है साथियों? जनित्र करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। साथियों तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि वाष्पीकरण दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? आपको वाष्पीकरण का जो दर को बढ़ाना है उसके लिए साथियों आप क्या कीजिएगा? क्या आप सतह क्षेत्र कम किया जाता है? क्या आप सतह का क्षेत्र को कम कर दीजिएगा, या फिर हवा की गति कम की जाती है, या फिर साथियों ताप बढ़ाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी जल ठंडा किया जाता है? देखिए आपको वाष्पीकरण दर को बढ़ाना है, और वाष्पीकरण के दर को बढ़ाने के लिए सतह का क्षेत्र को कम नहीं किया जाता है बल्कि अब इसको बढ़ाया जाता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हवा की गति कम की जाती नहीं साथियों, हवा की गति को बढ़ाने से क्या होगा? वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। इसलिए ये भी सवाल आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ताप बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही। आप अगर ताप को बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा साथियों? बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण का दर आपका ताप के बढ़ने से बढ़ जाएगा। और जल ठंडा किया जाता है, इससे भी नहीं होगा साथियों, इसलिए ये भी आपका गलत है। और आपको बोला था कि कौन सा आंसर होगा, तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे तीन के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। साथियों ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने में कि किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है? बताइए बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग होता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या कार्बोनिक अम्ल होता है? साथियों जवाब दीजिए कि किस अम्ल का उपयोग ना बैटरी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या है? H2SO4। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी का उपयोग बैटरी में होता है। और यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसी को यानी जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अम्लों का राजा भी इसी को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है साथियों और आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये दोनों ये आपका 3 और ये आपका 1 यानी 3:1 के अनुपात में क्या बनाता है? अम्ल राज बनाता है। इस बात को भी आप जानते हैं साथियों। तो देखिए बैटरी का अम्ल पूछे तब भी सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा पूछे तब भी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 के बाद बढ़ेंगे पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट साथियों। 4 के बाद पांचवा प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा पांचवा प्रश्न
कि मनुष्य के रक्त में आरबीसी का कार्य है। देखिए आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल होता है साथियों। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या साथियों? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी सीधे आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ दिए जाते हैं कि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आरबीसी के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए कि आरबीसी का जो जीवन काल है ना साथियों, इसका जो जीवन काल है वो आपका होता है कितना? 120 दिनों का होता है। कितना? 120 डेज का होता है। 120 दिनों का होता है इसका जीवन काल साथियों। और इसका जो निर्माण होता है ना आरबीसी का, ये आपका हो जाता है अस्थि मज्जा में। कहाँ साथियों? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आरबीसी का कार्य क्या है, क्या ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता करता है, या फिर रक्त का थक्का बनाता है, या ऑक्सीजन वहन करता है, या अम्ल संतुलन करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। और इसके साथ साथ बाकी सब बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा साथियों। और जो आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, इसका काम, ये काम कौन करता है? आपका WBC करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा छठा प्रश्न आपके सामने में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। देखिए साथियों, एक माध्यम आप हवा मान लीजिए और दूसरा माध्यम आप क्या मान लीजिए? पानी मान लीजिए। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम चाहे हवा से पानी में आए या फिर पानी से हवा में जाए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। तो बोलता है कि कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, यानी कौन सा गुण नहीं बदलता है। क्या चाल बदलता है? बिल्कुल साथियों, चाल तो बदलता है। तरंग धैर्य भी बदलता है और उसका अपवर्तनांक भी बदलता है। लेकिन साथियों एक जो आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। इसको अब स्टार मार लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं साथियों। जो गति है ना, गति, वो भी आपका गति नहीं, वेग अगर बोले वेलोसिटी, ये भी आपका बदलता है साथियों। यानी वेग बोले या फिर चाल बोले, ये बदलता है। तरंग धैर्य बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है। और कौन नहीं बदलता है? तो आपका आवृत्ति नहीं बदलता है। और यही सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर साथियों। 7वां प्रश्न देखिए कि चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित होती है। चुंबकीय बल की जो दिशा होती है ना, वो निर्धारित होती है क्या आपका न्यूटन के नियम से होती है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होती है, या फिर किर्लॉफ नियम से होती है, या फिर ओम के नियम से होती है साथियों। तो देखिए यहाँ से ना आपका फ्लेमिंग से ना हर हाल में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए साथियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ना उसका जो अंगूठा है, अंगूठा बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा है ना साथियों, ये अंगूठा किसको इंडिकेट करता है, ये भी सवाल पूछता है। तो अंगूठा किसको इंडिकेट करता है? बल की दिशा। बल की दिशा को कौन इंडिकेट करता है साथियों? अंगूठा जो है वो आपका किसकी दिशा को? बल की दिशा को इंडिकेट करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके देखिए अंगूठा के बाद ना एक होता है मध्यमा। क्या होता है साथियों? मध्यमा, यानी बीच की उंगली। मध्यमा किसको इंडिकेट करता है? इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका विद्युत धारा को, किसको साथियों? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को कौन इंडिकेट करता है? तो आपका मध्यमा करता है। और जो आपका तर्जनी ना बचा साथियों, तर्जनी, ये तर्जनी किसको? तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को, किसको साथियों? चुंबकीय क्षेत्र को कौन आपका तर्जनी इंडिकेट करता है। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से ना सवाल पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं कि आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी है वो किसको इंडिकेट करता है, यानी किसको दर्शाता है। तो तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मध्यमा आपका विद्युत धारा हो गया, और अंगूठा आपका बल की दिशा को इंडिकेट करता है। और चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित होती है किसके द्वारा साथियों? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट। देखिए 8वां प्रश्न आपका है, हमेशा ना हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मिश्र धातु से सवाल पूछे जाते हैं साथियों। तो बताइए पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? क्या तांबा और जस्ता का है, या फिर तांबा और टीन का है, और जस्ता और टीन का है, और साथियों लोहा और कार्बन का है? आप फटाफट बताइए। देखिए कुछ और जो मिश्र धातु है ना, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको ना कांसा का पूछता है, कांसा पूछता है कि कांसा किसका किसका मिश्र धातु है। तो आप ध्यान रखिएगा, कांसा जो है ना साथियों, ये तांबा और टीन का होता है। किसका? तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु आपका कौन होता है? कांसा होता है। आपको ध्यान रखना है। और देखिए स्टील जो है ना साथियों, स्टील जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, ये स्टील जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो आपका Fe मतलब लोहा, और C बोले तो कार्बन, इसका मिश्र धातु। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों एक और पूछता है, और वो क्या पूछता है? स्टेनलेस स्टील। क्या साथियों? स्टेनलेस जो स्टील होता है ना,
ये आपका किसका मिश्र धातु आपको बताना है। तो Fe बोले तो लोहा, और Cr बोले तो क्रोमियम, और Ni बोले तो निकेल साथियों। यानी स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए 8वां जो प्रश्न है, ये पीतल किसका मिश्र धातु है। तो आपको जवाब देना है कि पीतल जो मिश्र धातु वो तांबा और जस्ता का है। किसका साथियों, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है आपका, पीतल है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए 9वां प्रश्न है कि NaOH ये आपका क्षार है और HCl क्या अम्ल है, कि अभिक्रिया से क्या बनेगा। देखिए क्षार और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है साथियों, लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन में देखिए ये तो आपका CH4 मीथेन हो गया। देखिए लवण और जल आपका यहाँ पे है, यानी NaCl आपका लवण हो गया और H2 आपका जल हो गया। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ से थोड़ा ये जान लीजिए कि कैसे रिएक्शन होता है। देखिए साथियों क्या है, NaOH है प्लस HCl है। आपको रिएक्शन का ना तरीका बताते हैं थोड़ा सा। देखिए NaOH जब इसको तोड़िएगा ना, NaOH को आप तोड़िएगा साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। और HCl को जब आप तोड़िएगा साथियों तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। अब देखिए साथियों आपको ना रिएक्शन का तरीका क्या है कि इसका जो अगर आप प्लस वाले को लीजिएगा तो इसके माइनस वाले को लिया जाता है, यानी प्लस वाले को माइनस वाले के साथ, इसका माइनस तो इसका प्लस साथियों। अब आप देखिए Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बन जाएगा साथियों, तो आपका बन जाएगा NaCl बन जाएगा। और देखिए H प्लस OH मिलकर क्या बनाएगा आपका H2O बन जाएगा। यानी NaCl और H2O कहाँ है, ऑप्शन आपका बी में है। NaCl आपका लवण हो गया और H2O आपका जल हो गया। यानी अम्ल और क्षार के रिएक्शन से लवण और जल बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं साथियों, उदासीनीकरण बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए 9 के बाद बढ़ेंगे 10वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 10वां प्रश्न आपके सामने में है। साथियों जवाब दीजिए, 10वां सवाल आपके सामने में है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। क्या साथियों डार्विन और मेंडल ने दिया था, या स्लाइडेन और सवान ने दिया था, या न्यूटन और आइंस्टीन ने दिया था, या फिर साथियों वाटसन और क्रिक ने। तो फटाफट जवाब दीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कोशिका का जो सिद्धांत है ना वो आपका स्लाइडेन और सवान ने दिया था। स्लाइडेन और सवान दोनों मिलकर क्या किया था, कोशिका का सिद्धांत देने का काम किया था। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे प्यार से ये बताना है कि जो मृत कोशिका है ना साथियों, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है कि फाइबर ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या अपवर्तन के सिद्धांत पर, या विवर्तन के सिद्धांत पर, या परावर्तन के सिद्धांत पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। साथियों देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ना कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। जो ना इंडोस्कोपी होता है, क्या साथियों इंडोस्कोपी जो होता है ना, जो डॉक्टर जो इसका इंडोस्कोपी करते हैं डॉक्टर, जो इंडोस्कोपी है वो आपका यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और साथियों एक और ध्यान रखिएगा, जो मृगमरीचिका बनता है, मृगमरीचिका जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, जैसे आप रोड में जो पानी देखते होंगे ना, जब आप रोड में चलते होंगे तो आगे जो आपको पानी दिखता है ना साथियों, फिर वहाँ जाने के बाद पानी नहीं रहता है, इसको बोलते हैं मृगमरीचिका। और ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ना साथियों, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी सब बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी परिपथ में ना विद्युत धारा को मापना है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। क्या वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, या फिर मीटर स्केल का, या फिर अमीटर का, या फिर बैरोमीटर का। साथियों आप लोग को बताते चले कि देखिए आपको जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, वायु दाब को मापने के लिए। किसको, वायु दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर का होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों। और मीटर स्केल जो ये आपको लंबाई को मापने के लिए होता है। और वोल्ट मीटर जो है ना साथियों, ये वोल्ट मीटर आपका किसको, विभवांतर को, किसको साथियों, वोल्ट मीटर आपका जो है ये आपका विभवांतर को मापने के लिए, किसको, विभवांतर, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसको, विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। और बचा कौन आपका कि परिपथ में विद्युत धारा ना, तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल होगा। यानी इस सवाल का जो आपका जवाब है, तेरे जो 12वां प्रश्न था, इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 के बाद बढ़ेंगे 13वां प्रश्न की ओर। साथियों 13वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा निकलती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, क्या दक्षिण ध्रुव से निकलती है,
या फिर उत्तरी ध्रुव से निकलती है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा निकलती है। देखिए ये नहीं बोला है कि अंदर या बाहर। देखिए साथियों आप लोग को बता दें, एक जो चुंबक होता है ना, एक चुंबक में दो ध्रुव होता है। एक चुंबक में आप देखिएगा इसमें दो ध्रुव होता है, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव साथियों और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। देखिए अगर बाहर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होता है ना साथियों, दिशा बाहर की अगर बात करें, बाहर चुंबक के बाहर, तो उसकी दिशा होता है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ पे होता है कि चुंबक के बाहर। अगर बाहर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। लेकिन साथियों अगर अंदर की बात करें, क्या बोला? अगर अंदर की बात करें तो अंदर में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा साथियों। रुकिए थोड़ा सा, अंदर में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अंदर में क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर अगर हो, अगर चुंबक के अंदर की बात करें, रुकिए साथियों, चुंबक के अंदर अगर हो साथियों, जैसे चुंबक के अंदर अगर पूछे तो आपका दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर। अगर बाहर की बात करें, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है साथियों? तो नॉर्थ से साउथ की ओर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, ये साथियों आपका क्या है? सदिश राशि है। ये आपका क्या है? सदिश राशि है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए क्या पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा निकलती है, तो क्या हो जाएगा आपका? निकलने की बात बोला है तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। यानी 13वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ये रहा 14वां प्रश्न आपके सामने में। साथियों जवाब दीजिए इस सवाल का। क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्या कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा, या फिर साथियों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड हो जाएगा। बताइए साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए 14वां जो प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा? CaSO4.2 क्या हो जाएगा? CaSO4.2 यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। यानी 14 का आंसर हो जाएगा बी। और देखिए ये जो आपका CaCO3 है ना साथियों, ये आपका संगमरमर का है। किसका है? संगमरमर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बुझा हुआ चूना है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड जो है साथियों, ये आपका जिप्सम है साथियों। क्या है? जिप्सम का है। इन सभी बातों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। साथियों ये रहा 15वां प्रश्न। क्या है कि प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर सामान्य से 30 डिग्री के कोण पर गिरती है। ठीक है, परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए कोई ना एक दर्पण है और उसमें, रुकिए साथियों, आपतन कोण दिया हुआ है कितना, देखिएगा आप लोग। ये आपका क्या है? ये आपका एक दर्पण, इसको मान लीजिए समतल दर्पण मान लीजिए। देखिए आप लोगों ने बना के दिखा रहे हैं। ये आपका समतल दर्पण है, ये है आपका आपतित किरण, ये आपका, रुकिए गलत हो गया क्योंकि ना इसमें परावर्तन में क्या होता है? दोनों आपका बराबर होता है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और क्या बोला है कि आपका क्या कि दर्पण सामान्य से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो आपतन कोण है ना साथियों, वो कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होगा। तो परावर्तित किरण कितना का? परावर्तित कोण क्या हो जाएगा? तो देखिए आप जानते हैं ना कि प्रकाश के परावर्तन में जो एंगल आई होता है वही एंगल आर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है साथियों। तो देखिए आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है कि लाल लिटमस नीला हो जाता है जब। देखिए लाल जो लिटमस है वो नीला कब होगा? किस कंडीशन में नीला होगा? जब उसको अम्ल में डाला जाए, या फिर जब क्षार में डाला जाए, या फिर जल में डाला जाए, या नमक में डाला जाए। देखिए साथियों ध्यान रखिएगा कि अम्ल में डालने पर क्या हो जाएगा? नीला लाल हो जाता है। नीला जो है, नीला को अगर आप अम्ल में डालिएगा तो आपका किस में बदल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। यानी अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करने का काम करता है। और देखिए यहाँ पे लाल लिटमस कैसा होता है? आपका नीला हो रहा है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। साथियों ये रहा 17वां प्रश्न। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, या जल से निकलती है, या क्लोरोफिल से निकलती है, या सूर्य प्रकाश से निकलती है? तो देखिए साथियों प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है।
पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो आपका कौन सा प्रक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो बोला है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकल के आता है ना, वो आपका कहाँ से निकल के आता है, तो ध्यान रखिएगा वो ऑक्सीजन आपका H2O से निकल के आता है, यानी जल से निकल के आता है। और साथियों देखिए आपको रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं, आपका क्या होता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये दोनों आपका किसमें, क्लोरोफिल होना जरूरी है और आपका सनलाइट होना जरूरी है, सनलाइट होना जरूरी है। इन दोनों की मौजूदगी में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा था, ये जो ऑक्सीजन निकल के आता है ना साथियों, ये ऑक्सीजन किससे निकल के आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जल से निकल के आता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये आपका बाई प्रोडक्ट है, इसको बाई प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उपोत्पाद बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये वाला सवाल भी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 18वां प्रश्न आप देखिए कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, जो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, क्या वो सीधा और वास्तविक होता है, उल्टा और आभासी होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, सीधा और आभासी होता है। साथियों देखिए हमारा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से तो एक बात समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। साथियों एक सवाल का जवाब आपका यहीं पे हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी आंखों में, रेटिना पर बनता है। तो कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में। साथियों ये रहा 19वां प्रश्न, क्या है कि परमाणु में धनावेश कहाँ होता है, बताइए। जो परमाणु होता है, परमाणु में धनावेश कहाँ होता है, क्या इलेक्ट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है, नाभिक में होता है, कोशिका में होता है। साथियों इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका कक्षों में घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है साथियों, न्यूट्रॉन आपका नाभिक में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता है। और नाभिक में आपका एक और चीज़ पाया जाता है, न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी पाया जाता है। न्यूट्रॉन के साथ साथ आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ना साथियों, ये दोनों कहाँ पे होता है, नाभिक में होता है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो धनावेश है ना साथियों वो आपका नाभिक में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नाभिक में कैसा होता है, धनावेश होता है। और कक्ष की बात करें तो कक्ष में कैसा हो जाएगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। ये रहा 20वां प्रश्न कि कोई तत्व जिसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई एक तत्व है जिसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका क्या होगा, क्या वो आपका धातु होगा या अधातु होगा या अर्धधातु होगा या गैस होगा। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए और आप लोग को हम बताते चले। देखिए आपको ना पहचानना है कि धातु है कि अधातु है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी धातु होगा ना साथियों, धातु के बाह्यतम कक्ष में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन, बस एक, दो या तीन ही इलेक्ट्रॉन होगा धातु के बाह्यतम कक्ष में। और अधातु के बाह्यतम कक्ष में या तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका अधातु के बाह्यतम कक्ष में। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। तो देखिए क्या बोला है कि कोई तत्व जिसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा, तो साथियों हो जाएगा आपका धातु। अगर आपको आप नहीं मान रहे हैं इस ट्रिक को, अगर ये ट्रिक आपको लग रहा है कि नहीं फालतू है, तो आपको हम एक एग्जाम्पल द्वारा बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम, जैसे सोडियम आपका क्या साथियों, धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 11 है। इसका आप इसी कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा कक्ष में 6 2 8। अब देखिए तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो साथियों अब आपको विश्वास हुआ कि आपका या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। और देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम आपका क्या है, धातु है ना साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो ये बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बस इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। बहुत जल्द आप लोग का अब एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ नोटिस आ भी रहा है, कुछ न्यूज़ आ रहा है साथियों, घबराइए मत, बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।